हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक के यूनिट 6 से आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि राजा राव इनके द्वारा लिखे हुए नॉवेल कांथापुरा का एक शॉर्ट एक्सर्प्ट है। दोस्तों, 1938 में पब्लिश कांथापुरा ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का मेजर वर्क था। लेकिन एक फर्स्ट मेजर वर्क होना यही इस वर्क की या इस नॉवेल की एक खासियत नहीं है, बल्कि जिस लैंग्वेज का उपयोग इस नॉवेल में किया गया है वो अपने आप में यूनिक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इंग्लिश में कई अलग अलग देशों में राइटिंग की जाती है। जैसे जो इंग्लिश है वो तो ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड के लोगों की एक फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ ही आयरिश और ऑस्ट्रेलियन लोग, अमेरिकन लोग भी इंग्लिश में लिखते हैं और इन सब की अपनी अपनी एक डायलेक्ट है। जब ये इंग्लिश में लिखते हैं तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक वे है, जिस कैरेक्टरिस्टिक वे में अपने इंग्लिश को, अपने लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यूनिक वे हमें दिखा देता है कि ये आयरिश इंग्लिश है, ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। अगर इंडियन इंग्लिश की बात करें तो कांथापुरा ये ऐसा पहला नॉवेल हो सकता है जिसने इंडियन डायलेक्ट को या फिर इंडियन वे में राइटिंग को पूरे वर्ल्ड के मैप पर लाके रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कांथापुरा इस नॉवेल को और अच्छे से पढ़ने की, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऑथर राजा राव इनके जीवन के संक्षिप्त परिचय के साथ। 1908 में मैसूर प्रांत में जन्मे राजा राव ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी 7 बहनें और एक और भाई हुआ करता था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी बड़े परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी कन्नड़ा के प्रोफेसर थे और यही रीज़न है कि शुरुआत से ही वो भाषा के नॉलेज से या फिर भाषा के लगाव से वो आगे पढ़ते गए। 1930 ये वो समय है जब वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप लेकर फ्रांस को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले गए। उससे पहले वो ग्रेजुएट हो चुके थे और जब वो फ्रांस में पढ़ाई करने गए तो वहीं पे उन्होंने वहीं की एक महिला से शादी कर ली। और फिर एक बीच का एक ऐसा समय रहा, एक ऐसा दौर रहा कि जब राजा राव अपनी स्पिरिचुअलिटी की तलाश में लगे रहे। बचपन में जब वो 4 साल के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था और वो एक बीच का एक ऐसा समय हम मान सकते थे जो 20-30 साल का दौर है, 1960 तक का। इस दौर में वो स्पिरिचुअलिटी की तलाश करते रहे, वो गुरु से मार्गदर्शन लेते रहे और फिर 1960 में उन्होंने अपना सेकंड नॉवेल पब्लिश किया जो कि सरपेंट एंड रोप नाम से पब्लिश हुआ था। इस नॉवेल में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की अपनी तलाश को पूरी तरह से दिखाया है। इसमें उन्होंने अपनी 1939 में जो पहला डिवोर्स हुआ था उसके बाद उनके जीवन में किस तरह से कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए, चेंजेस आए, वो किस तरह से डिप्रेशन में गए थे, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया और किस तरह से उनको सुकून मिला। इन शॉर्ट, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तलाश को उन्होंने इस नॉवेल में डाला और इसी नॉवेल के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, आगे चलकर इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन अवार्ड से भी हिंदुस्तान में नवाजा जा चुका है। लेकिन अपने जीवन का कुछ काल उन्होंने हिंदुस्तान में बिताया है और अंत के कुछ साल 1965 के बाद वो अमेरिका में ही स्थायिक हो गए थे। वहीं पे उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम किया और अपने जीवन की अंतिम सांसें भी उन्होंने अमेरिका में ही अपने टेक्सास के घर में ली। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इस कांथापुरा नॉवेल के प्रीफेस में से जो एक सिलेक्टेड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, राजा राव ने अपने कांथापुरा नॉवेल के प्रीफेस में ही आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो एक डिबेट का विषय हो सकता है या फिर चर्चा का विषय हो सकता है, उस विषय को सबके सामने लाकर रख दिया है। क्योंकि राजा राव वो पहले ऑथर थे जो इस तरह का कोई मेजर वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे थे, क्योंकि 1938 से पहले शायद ही किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ मेजर लिखने की कोशिश की थी। ऐसे में जब राजा राव ने अपना पहला नॉवेल लिखा तो उस वक्त उन्होंने अपने प्रीफेस में ही ये क्लियर कर दिया कि जो इंडियन लोग हैं उन्हें इंग्लिश मैन की तरह अपने लिटरेचर को लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में
अपने नॉवेल को या फिर अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश मैन की तरह ही या फिर ब्रिटिशर्स की तरह ही अपनी इंग्लिश को लिखे। बल्कि जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में कहा था, ठीक उसी तरह से वो कहते हैं कि जैसे आयरिश, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन राइटर्स ने अपनी लैंग्वेज की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की है, ठीक उसी तरह से इंडियन ऑथर्स ने भी अपनी इंडियन इंग्लिश की डायलेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी राजा राव कहते हैं कि हम इंडियन लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं वो पाश्चात्य जीवन शैली से बहुत ही अलग है। पाश्चात्य जीवन शैली में अगर आप कभी कुछ इंग्लिश लोगों के इंटरव्यू देखते हैं तो बहुत ही आराम से बात करते हैं, ऐसे जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन इंडियन लोग बहुत फास्ट बात करते हैं, हम बातचीत फास्ट करते हैं, हम सोचते फास्ट हैं और हम काम भी बहुत फास्ट करते हैं। ऐसे में यहाँ पे हमारे जीवन की जो गति है, जो पेस है, वो वेस्टर्न लोगों के जीवन की गति से बहुत ही फास्ट है। इसका एक अगर उदाहरण हम देखें तो महाभारत ये एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसमें 2,14,778 वर्सेस लिखे गए हैं। क्या आपको कुछ इसी तरह का वर्स या फिर कुछ इसी तरह का महाकाव्य अमेरिका या फिर वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिलेगा? जो रामायण है उसके अंदर 48,000 वर्सेस का उपयोग किया गया है। अब इसमें जो राइटिंग स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है कि जब एक कहानी खत्म होती है दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। अगर आपने महाभारत पढ़ा है तो आप जानोगे कि शुरुआत तो होगा पुरु वंश की शुरुआत एक उगम के साथ, उसके बाद कुछ नई नई कहानियां एक के बाद नई नई कहानियां आती जाएगी। तो इंडिया का इस तरह का सोचने का तरीका है कि जब हम रुकते ही नहीं है, हमारे यहाँ पे फुल स्टॉप, स्वल्प विराम, अल्प विराम कुछ नहीं है, हम कंटिन्यूसली बोले जाते हैं। तो इसी एक टोनल क्वालिटी को या फिर इसी एक कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ डिस्कशन, इस वे को राजा राव ने अपने इस नॉवेल में पूरी तरह से उतारने की कोशिश की है। इस कहानी में वो अचक्का नाम की एक वृद्ध महिला का सहारा ले रहे हैं जो कि इस कांथापुरा नाम के नॉवेल की, इस कहानी की एक नरेटर है। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा, जो बूढ़ी औरतें होती है, जो दादी माँ टाइप की औरतें होती है, उनके पास अपने जीवन की बहुत सारी कहानियां होती है। वो आपको पहले से बता दे कि इस घर में पहले रामू रहा करता था, लेकिन रामू का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, फिर उसका बेटा यहाँ पे रहने लगा, उसके बेटे को 4 बेटियां हुई। उनके पास पूरे गांव का पुराण रहता है। तो इसीलिए जो अचक्का ये स्टोरी नरेट कर रही है, इस स्टोरी को हम स्थल पुराण कह सकते हैं। स्थल का अर्थ होता है कोई जगह और पुराण का अर्थ होता है कहानी। तो आप जैसे विष्णु पुराण सुनते हो तो विष्णु की कहानी, शिव पुराण सुनते हो तो शिव की कहानी। तो यहाँ पे ये जो कांथापुरम है, ये कांथापुरम एक स्थल पुराण है, कांथापुरम नाम के गांव की कहानी है जिसे अचक्का नरेट कर रही है। दोस्तों, जब आप इस नॉवेल को पढ़ोगे तो शुरुआत में ही आप जान जाओगे कि अचक्का एक धार्मिक महिला है। वो मानती है कि जो उनके पहाड़ों की देवी है कंचम्मा, वो उनके गांव की रक्षा करती है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी कनेक्शन के साथ में जो छोटा सा एक्सेप्ट दिया गया है उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एक हमें एक्सेप्ट दिया हुआ है वो हार्डली 2 या 3 पैराग्राफ का ही है, लेकिन जब हम इस एक्सेप्ट को, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे प्रोज नहीं है बल्कि कोई पोयम है। यहाँ पे अचक्का जिस तरह से बात कर रही है वो शुरुआत से ही लाइट्स एक्सप्लेन कर रही है कि कार्तिक आ गया है। यहाँ पे कार्तिक का मतलब है कार्तिक का महीना, जो कि हिंदुस्तान के अक्टूबर और नवंबर के इस पीरियड के दौरान आने वाला एक हिंदू महीना है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो अक्टूबर नवंबर महीना में आता है। अब आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि अक्टूबर और नवंबर ये ऐसा कालखंड होता है जिस कालखंड में दिवाली का त्यौहार आता है, कार्तिक पूर्णिमा आती है, भाई दूज आती है और कई सारे अन्य राखी का त्यौहार होता है। ऐसे कई सारे अन्य त्यौहार इसी कार्तिक महीने में आते हैं, क्योंकि हिंदू लोग मानते हैं कि कार्तिक का महीना सारे महीनों में सबसे पवित्र है। तो इस पैराग्राफ में अचक्का हमें बता रही है कि कार्तिक आ गया है, कार्तिक का महीना आ गया है, और वो सिस्टर्स को, उनके साथ में बहनों को बोल रही है
तो जब हम इसके टोनल क्वालिटी देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वो कोई पोएम है, कोई गीत है, अच्छे का जैसे कोई गीत गा रही है। जैसे कि अक्सर इंडिया में कोई भी सेलिब्रेशन होता है, कोई भी रिलीजियस त्यौहार जब मनाया जाता है तो अक्सर उसके साथ कुछ गीत कनेक्टेड होते हैं, गीत गाकर हम पूजा पाठ कर कर उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे में उस त्योहार का एक्सप्लेनेशन जिस तरह से राजा राव ने दिया है वो पूरी तरह से इंडियन वे है, वो पूरी तरह से एक नया कैरेक्टरिस्टिक वे है। और कहीं ना कहीं जिस कैरेक्टरिस्टिक वे में राजा राव ने रिप्रेजेंट किया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता रहा। और उसके बाद लगभग 50 साल बाद सलमान रश्दी इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन नाम से जो अपना नॉवेल लिखा, उस नॉवेल में भी कहीं ना कहीं इसी कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन को हम रिफ्लेक्ट होते हुए देख पाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में कार्तिक का महीना आ गया है और पूरे गांव में अलग अलग गलियों के यहाँ पे नाम बताए गए हैं कि पेरियार गली है, ब्राह्मण गली है। तो ऐसी अलग अलग गलियों को पूरी तरह से कलरफुल लाइट्स में सजाया गया है। वहां पे बताया गया कि ब्रास के स्टैंड के ऊपर कुछ अलग रंगों की लाइट यहाँ पर जलाई गई है और अलग अलग जगहों पे जो पेड़ है, जो बनाना के पेड़ है, केले के पेड़ है, उनके ऊपर भी लाइट्स जलाई गई है। एक तरह से जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हम विजुलाइज कर पाते हैं कि कितने ज्यादा दिए उस गांव में लगाए गए हैं, जलाए गए हैं। एक पवित्रता हमें इस पैराग्राफ में देखने को मिलती है और इसके पीछे की मेंटेलिटी या धार्मिकता भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है कि जब इस तरह से पूरे दिए जलाए जाते हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि कार्तिक के महीने में देवता जमीन पर आते हैं, गांव से होते हुए, गांव की गलियों से देवता गुजरते हैं और अगर लाइट्स नहीं रहेंगी तो हम देवताओं को कैसे देख पाएंगे। और वो यही कहते हैं कि यही रीजन है कि रात भर लड़के लड़कियां जागते रहते हैं, रास्तों को देखते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जब देवता उन गलियों से गुजरते हैं तो देवता गुजरते वक्त कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीज उन्हें दिखाई देती है। जब धूल नीचे दब जाती है, देवता तो वैसे वो देख नहीं पाते हैं लेकिन वहां पे धूल नीचे जम जाती है, मिट्टी फिर से एक बार जमीन पर दब जाती है। इस तरह से वहां पर हमें एक एक्सप्लेनेशन किया गया है कि कार्तिक के महीने में देवता गांव में आते हैं और किस तरह से कार्तिक का महीना उनके लिए बहुत ही पवित्र है। दोस्तों आगे इसी पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे ही शाम का समय होता है वैसे ही गांव के नौजवान लड़के सैंक्ट्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। मंदिर के अंदर जो हमेशा जलती रहने वाली दीप होती है, जो ज्योति होती है, उस ज्योति का उपयोग करते हुए वो पूरे गांव में दिए जलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर की ज्योति है, जो पवित्र ज्योति जिसे माना जाता है, वही पवित्र ज्योति पूरे गांव भर में हर जगह लगाई जाती है। उसी का उपयोग कर कर हर जगह दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से पवित्रता फैलाई जाती है। फिर इसी तरह से पूरी रात का एक्सप्लेनेशन हमें देखने मिलता है, बेहद खूबसूरती के साथ पूरी रात को एक्सप्लेन किया जाता है। और फिर जब सुबह हो जाती है तो पूरा गांव नींद में सोया रहता है क्योंकि ये लोग रात भर जागते रहते हैं देवताओं को देखने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको राजा राव के नॉवेल का बैकड्रॉप, राजा राव की जीवन परिचय और ये समरी ठीक से समझ में आ गई है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट कर पूछिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर हम नेक्स्ट पोएम को रिव्यू करने वाले हैं।